स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है और आप सब लोगों के लिए डेली 7 PM पेपर 2 के साथ में, 9 PM पेपर 1 के साथ में आ रही हूँ क्वेश्चन सीरीज लेके, और सुबह 8 बजे आपके लिए 1 शॉट वीडियोस ला रही हूँ जिस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आपका काफी बेनिफिट हो जाएगा। आप सभी लोगों को बता दूं कि JRF अड्डा एप्लीकेशन पे इस क्लास की सारी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट भी होते हैं जो पेपर 1 के भी आप दे सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए जितने भी कंप्यूटर साइंस के सेट एग्जामिनेशन होते हैं, आप लोगों के नेट एग्जामिनेशन है, आपका गेट एग्जाम है, और साथ ही साथ जितने भी आप सभी लोगों के एग्जाम होते हैं जो PGT से रिलेट करते हैं, PGT एंड अबव, जितने भी आप लोगों के सिलेबस है, सारे के सारे सिलेबस जो है वो आप लोगों के यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको मेरी 6 बुकलेट दूंगी जो कि आपके हैंड रिटन नोट्स है। मैंने अपने जो सारे नोट्स हैं उनको कंपाइल करके आप लोगों के लिए लगाया हुआ है। आप लोगों को ये भी सारी चीजें मिल जाएंगी, और साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 भी इंक्लूड करते हो तो पेपर 1 भी, इसमें आप लोगों को पिछले 10 साल के नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोगों का बहुत सारा चीज, बहुत सारा रिसोर्स, सारा मटेरियल, देखो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें क्लब करके जो है वो आपको एक कोर्स के अंदर मिल जाती है। वो है आप लोगों का लाइव फाउंडेशन बैच। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्रिटिकल रीजन के ऊपर यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा है। अब क्रिटिकल रीजन क्या होता है, इसके ऊपर सवाल आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये बेसिक्स ऑफ सीमाफोर से जहां से सवाल बना है, और सीमाफोर एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि कोई अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाए, इस तरीके का बेसिक बन जाए, वेट और सिग्नल का क्वेश्चन बन जाए। और ये सिर्फ UGC नेट नहीं, जिस भी एग्जाम में आप लोगों के कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसमें ये पूछा ही जाता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन क्या मानते हैं कि मैम हमारे पास में कुछ ना कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज हैं। अब ये जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं इन्हें 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस एक साथ क्या करना चाहती है, एक्सेस करना चाहती है। तो जब ये ऐसा करेंगी तो ये जो कॉन्करेंट प्रोसेसेस है इनकी वजह से क्लैश हो जाएगा। क्लैश की वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, डेटा का लॉस हो सकता है, इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो जब भी हमारे पास में जो भी ये शेयर्ड रिसोर्सेज है इन्हें कोई भी 2 या 2 से ज्यादा कॉन्करेंट प्रोसेसेस एक्सेस करना चाहती है तो हम क्या लगा देते हैं, ताकि डेडलॉक की सिचुएशन ना आए या डेटा का मिसलीड ना हो, डेटा का करप्शन ना हो, तो हम इस सिचुएशन को, इनकंसिस्टेंसी को बचाने के लिए हम लगाते हैं सीमाफोर्स। सीमाफोर्स के अंदर जो है हम क्या कर देते हैं कि हम लोग यहाँ पर वेट और सिग्नल जैसे ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर देते हैं, या इसके अलावा हमारे पास में एक पीटरसन सॉल्यूशन भी है। क्रिटिकल सेक्शन क्या है, ये सेक्शन जो क्रिटिकल केस में है भाई, यानी देखो कह रहा है कि one which is enclosed by the pair of P and V operations on semaphores, a program segment that has not been proved bug free, a program segment that often causes unexpected system crashes, a program segment where shared resources are accessed। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 ऑप्शन है जिसके अंदर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि B और C तो नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो सिली क्वेश्चन होंगे या बेसिकली जो आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो आपको लगेगा अरे यार ये क्या क्वेश्चन हुआ, गलती ज्यादा उनमें चांसेस है। A लगाऊं या D लगाऊं? चलो ज्यादातर बच्चे D बोल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर D है। अब इसका रिवीजन कैसे करना है, देखो 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पर हमने डिस्कस करी है। एक तो क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन में सबसे पहले क्या होता है, आपका एंट्री होती है, फिर क्रिटिकल सेक्शन होता है, फिर एग्जिट सेक्शन, और फिर बचा हुआ आपका रिमाइंडर सेक्शन होता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के UGC नेट एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर है, पूछा जा चुका है। पूरा का पूरा सिंक्रोनाइजेशन कैसा रहता है, क्या क्या कब कब आता है। इसके अलावा अगर क्रिटिकल सेक्शन में मैं बोलूं तो 3 चीजें होती है जो आपकी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स क्वालिफाई करती हैं। एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक प्रोग्रेस और एक बाउंडेड वेट। इसमें से अगर मैं बात करूं म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस मैंडेटरी होता है, वेयर एज बाउंडेड वेटिंग जो है वो आप लोगों की ऑप्शनल होती है, हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक समय पर कोई भी एक ही प्रोसेस है जो उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकती है, ये रिसोर्स की प्रॉपर्टी एक हार्डवेयर प्रॉपर्टी है। प्रोग्रेस का मतलब ये होता है जब जो प्रोसेस जाना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर उसे जाना दिए जाना चाहिए। एंड बाउंडेड वेट है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो इतने लंबे समय के लिए वेट नहीं करेगी, ठीक है ना, एक फिक्स्ड टाइम के लिए ही वेट करेगी और उसके बाद में वो क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कंसिडर अ सेट ऑफ n टास्क विद नोन रन टाइम्स, जिसके सबके रन टाइम आपको गिवन है, ऑन अ यूनिप्रोसेसर मशीन। यूनिप्रोसेसर मशीन है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है। Which one of the following processor scheduling algorithm will result in the maximum throughput?
राउंड रॉबिन है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट है, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। थ्रूपुट किसमें सबसे मैक्सिमम होगा? देखो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है मैम, ये टाइम स्लाइस के ऊपर काम करती है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है इसके अंदर स्टारवेशन होने के बहुत ही कम चांसेस है, प्लस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ये दोनों ही ऐसी हैं जिनके अंदर डेडलॉक बहुत कम लगते हैं। अच्छी होती है ये, हमको बहुत पसंद है। आंसर भी दे रहे हो बी, वेरी गुड। यही है मैम मैक्सिमम थ्रूपुट। मैं डायरेक्टली बोलना नहीं चाहती थी पर चलो अब आपने आंसर दे दिया तो करेक्ट है। हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, हम क्या करते हैं मैम, रिस्पॉन्स रेशियो निकालते हैं। कोई मुझे रिस्पॉन्स रेशियो का फॉर्मूला बता सकता है कि अगर मुझे दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना, देखो पहले तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है। अब मान लीजिए मैम प्रोसेस P1 है और प्रोसेस P3 है, दोनों के दोनों जो है वो आ गए हैं कि इनको अब चाहिए प्रोसेसर टाइम। अब इस समय पर अगर इन दोनों के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट मुझे रिजॉल्व करना है तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, अलग अलग एल्गोरिथम्स में, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में अलग अलग स्कीम लगाते हैं। हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट में हम रिस्पॉन्स रेशियो निकालते हैं। जो रिस्पॉन्स रेशियो होता है वो क्या होता है, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि जो उसका बर्स्ट टाइम है वो डिवाइड, या उसको हम लोग उसका रेशियो निकालते हैं उसके बर्स्ट टाइम और उसके वेटिंग टाइम के सम से। ये सही लिखा है क्या मैंने, या उल्टा लिखते हैं मैम, बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय आपका बर्स्ट टाइम। ये वेटिंग टाइम उसका अभी तक का वेटिंग टाइम होगा, ठीक है ना, जो उसके ऊपर की प्रोसेसेस ने जितना एग्जीक्यूशन किया है उसके ऊपर का होगा। ये दोनों में से कौन सा लिखा है, दोनों में से कौन सा सही है, पहले वाला या दूसरा वाला? अच्छा, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम बेस्ट होती है, उसका कुछ खास रीजन? राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को बेस्ट माना जाता है, क्यों? ऐसा भी होता है ना कि हम बेस्ट बोलते हैं मैम, इसको क्यों बोलते हैं बेस्ट? देखो ये वाला सही लिखा है मैम, ये वाला आपने गलत लिखा है। ये होता है रिस्पॉन्स रेशियो का वेटिंग टाइम, जिसके अंदर क्या है जो अभी मैंने बोला, ठीक है। अब देखो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, देखो सभी के मैंने पॉइंट्स कुछ ऐड कर दिए हैं यहाँ पर। जैसे आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर नॉन प्रिमिटिव होती है, ठीक है, कोई इसी तरीके की छीना झपटी नहीं करनी है, बदतमीजी होगी नहीं, किसी प्रकार का स्टारवेशन होगा ही नहीं, क्योंकि मैम लाइन में खड़े हैं, चुपचाप आ रहे जा रहे हैं। कॉन्वॉय इफेक्ट यहाँ पर जरूर होता है। कॉन्वॉय इफेक्ट मतलब कोई एक ऐसी प्रोसेस है जो लेट आई पर उसको कम बर्स्ट टाइम चाहिए था, बट स्टिल वो वेटिंग सिचुएशन में है, तो इस सिचुएशन में वो क्या है, वो आपकी स्टारवेशन में नहीं जाएगी, उसे हम कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर, और एक और जगह आता है जो होती है आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, यहाँ पर भी आप लोगों के लिए आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखो दोनों में कुछ कुछ स्पेशल होता है, जैसे यहाँ पर कॉन्वॉय इफेक्ट होता है, यहाँ पर भी कुछ स्पेशल होता है। कोई याद दिला सकता है कि मुझे क्या स्पेशल होता है? एक तो है कॉन्वॉय इफेक्ट, और एक कौन सा इफेक्ट है जो आप लोगों के पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में पढ़ा था? ये दो ही चीजें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर होती, खास नाम याद कराना। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, नॉन प्रिमिटिव योर प्रिमिटिव, रिमेनिंग टाइम प्रिमिटिव हो जाएगी। मैक्सिमम एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पर है, और स्टारवेशन जो है यहाँ पर होता है। ये सवाल भी हमसे पूछा जाता है। आगे सिचुएशन देखिए, राउंड रॉबिन के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर अगर प्रिम्पशन लगा दूं, टाइम स्लाइसिंग लगा दूं, टाइम क्वांटम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आप लोगों का कहलाता है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। बेडलीज एनॉमली, बेडलीज एनॉमली मतलब अगर मैं नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स इंक्रीज करूंगी तो मेरे टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्स डिक्रीज होने चाहिए, जबकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर ऐसा नहीं होता। बेडलीज एनॉमली, गुड, ठीक है जी। अब राउंड रॉबिन के अंदर जितने आप लोगों के टाइम स्लाइसेस कम होंगे उतने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विच होंगे। कॉन्टेक्स्ट स्विच अच्छा है, आपके किसी भी एक यूनी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट को मल्टी प्रोसेसिंग इल्यूजन देने के काम आता है, यहां तक तो ठीक था मैम। पर कॉन्टेक्स्ट स्विच ज्यादा होता है तो ओवरहेड ज्यादा होता है। क्यों ओवरहेड ज्यादा होता है ये तो आप समझते ही हो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विच हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है मैम, जिसके अंदर पूरा का पूरा तामझाम, जिसको हम प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, पूरा का पूरा पीसीबी उठा के एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से एक जगह, यूजर मोड से कर्नल मोड, कर्नल मोड से यूजर मोड, इस तरीके से पूरे के पूरे मोड्स का ट्रांसलेशन करना पड़ता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विच करवाता कौन है ये बता सकते हैं मुझे? ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर होता है, बट एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या डिस्पैचर्स की प्रॉपर्टी है? बोलो भाई, क्या कॉन्टेक्स्ट स्विच करवाना आपके डिस्पैचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है?
बताइएगा। वेयर इज जितने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विच होंगे उतने ज्यादा ओवरहेड हो जाएगा। अब टाइम स्लाइस को बहुत बड़ा कर दिया, तो जैसे 2 मिलीसेकंड का लिया था, अब हमने बड़ा कर दिया, तो जब बड़ा कर दिया तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जैसे एक्ट करना शुरू कर देता है। सही है ना? चलिए, इसके बाद आता है मल्टी लेवल क्यू। क्यों लगाते हैं मल्टी लेवल क्यू? मैम मल्टी लेवल क्यू इसलिए लगाते हैं कि मेरे पास में अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोसेस है किसी भी एक सिस्टम के अंदर। अब अलग अलग प्रोसेसेस हैं, वो अलग अलग प्रोसेसेस को अलग अलग टाइप की सीपीयू शेड्यूलिंग चाहिए, ठीक है ना, तो हम क्या लगा देते हैं, मल्टी लेवल क्यूइंग लगा देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो आप लोगों की छोटी प्रोसेसेस है, जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस है, वो कभी स्टार्व नहीं होंगी, उनको हम मौका देंगे कि वो ऊपर आ सके। किसकी होती है? हाँ, डिस्पैचर्स का काम होता है। यस, वेरी गुड। चलो जी, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है जिसके अंदर हम क्या दे देते हैं भाई, जिसके अंदर मैम हम लोग पावर फॉर्मूला लगाते हैं। पावर फॉर्मूला लगाने से क्या हो जाएगा, काम बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स रेशो, सॉरी रिस्पॉन्स टाइम किसका होता है मैम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का होता है। राउंड रॉबिन के अंदर हम लोग यूजुअली स्टारवेशन नहीं देखते हैं। सिस्टम कॉल किसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके? देखो, जितने भी सिस्टम कॉल्स है वो सॉफ्टवेयर की देन है, ठीक है ना। जितनी भी नहीं सॉफ्टवेयर वाली प्रोसेसेस हैं, जो आपकी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, वहां पर हमारा लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली अपना काम नहीं कर सकते, हमें हार्डवेयर की जरूरत होगी। नहीं जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दो तरीके के इंटरप्ट होते हैं, एक होते हैं आप लोगों के हार्डवेयर और एक होते हैं आप लोगों के सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इंटरप्ट दो तरीके से और डिवाइडेड होते हैं, मास्केबल और अनमास्केबल। मास्केबल जिसको इग्नोर किया जा सकता है, अनमास्केबल जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये जो अनमास्केबल है, इनको देन एंड देयर रिजॉल्व करना जरूरी होता है। मास्केबल को हम थोड़ा टाइम बाद में भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर अगर मैंने कोई बटन को क्लिक कर दिया माउस पे, कीबोर्ड पे मैंने कोई की को प्रेस किया है, इस तरीके के जो इंटरप्ट्स होते हैं ये आपके अनमास्केबल इंटरप्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट इंटरप्ट्स हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम इसमें देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी यहाँ पर देख सकते हैं हम कि क्या हमें अभी इसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। वो आपके आईवीटी के अकॉर्डिंग होता है, वहां पर जो आपकी लिखी हुई है ना प्रायोरिटी, उसके अकॉर्डिंग होता है। ये हमने, ये तो बायोस में जो लिखा है, रोम चिप पे जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में मैम क्यों जरूरत है सिस्टम कॉल्स की? क्योंकि ये देखो, हर काम के लिए हार्डवेयर का चाहिए। सिस्टम कॉल्स जो है वो हेल्प करेंगे इन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को कि सिस्टम से वो कम्युनिकेट कर सके और काम हो सके। हार्डवेयर वाले तो खुद से काम कर रहे हैं, कर्नल इन्वॉल्व होता है, इनमें नहीं होगा ना डायरेक्टली, तो करना पड़ता है। इसलिए सिस्टम कॉल्स ये एकदम सिंक्रोनाइज्ड इवेंट के तौर पर चलते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन को देन एंड देयर सॉल्व करना होता है, नॉर्मल जो है वो जैसे अभी हमने फ्लो देखा था ना, उस अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है जी, एक एक करके जो है वो आपके प्रोग्राम काउंटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है ये। वेयर इज हार्डवेयर इंटरप्ट ऐसे नहीं है, ये प्रोग्राम काउंटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसा मैंने बोला, ये मास्केबल या अनमास्केबल है, ये हार्डवेयर से रिलेटेड है। कोई भी पेरिफेरल से डिवाइड से इनका डिवाइड होगा, ध्यान। और पेरिफेरल जहां पर आ गया, कोई हार्डवेयर जहां पर आ गया, तो वैसे ही सीपीयू के कान खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं जी, हार्डवेयर से कुछ आया है तो पहले देख लो, वैसे वाली सिचुएशन है। हाँ बिल्कुल, ट्रैप। बहुत बढ़िया। Which one of the following is not shared by the threads of the same process? नहीं करते हैं, किसको शेयर नहीं करते हैं पूछा गया है भाई। बहुत ही सिंपल सा सवाल है मैम। रजिस्टर्स हो गए, प्रोग्राम काउंटर्स हो गए, स्टैक हो गए, ये हम सेम प्रोसेस की शेयर नहीं करते हैं। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा स्टैक, इसे हम लोग शेयर नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, इसे हम लोग शेयर नहीं करते हैं। ये तो सिंपल है क्वेश्चन। आगे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द यूजर लेवल थ्रेड्स, कर्नल लेवल थ्रेड्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज लॉन्गर इन कर्नल लेवल देन इन यूजर लेवल। फॉल्स चूज करना है, तो पहला स्टेटमेंट तो आई थिंक सही लग रहा है, कुछ गलत बात नहीं है। जहां पर कर्नल आ गया, हार्डवेयर आ गया, हार्डवेयर आ गया, टाइम लेगा। यूजर लेवल थ्रेड्स डू नॉट नीड एनी हार्डवेयर सपोर्ट, ये भी बात सही है, यूजर लेवल पे सॉल्व किया जा सकता है, इसके अंदर किसी तरीके का हमें होता नहीं है, सिस्टम कॉल्स के थ्रू भी हो सकता है। रिलेटेड
kernel level threads can be scheduled on a different processor in a multi-processing system. Yes, it is also true. Blocking one kernel level thread blocks all. ना, ऐसा नहीं होता मैम, यूजर आएगा यहाँ पर. अगर मैं यहाँ पर कर्नल की जगह यूजर लिख दूं तो हो जाएगा. क्यों? कर्नल लेवल है. कर्नल लेवल में तो कर्नल को पता है ना कि कितने थ्रेड्स है, क्या हो रहा है, तो वो सब थ्रेड्स को इंडिविजुअल प्रोसेस की जैसे एग्जीक्यूट करेगा. यूजर में नहीं है. यूजर में खिचड़ी बनी हुई है, उसको नहीं पता है एक यूजर लेवल थ्रेड अगर ब्लॉक हो गया तो पूरा का पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा. कर्नल में ऐसा नहीं होगा मैम. ठीक है, ये यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड का डिफरेंस वाला चार्ट देखना जाके आज नोट्स के अंदर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये चीज मैंने यहाँ पर भी लगा दी है, इसीलिए लगाई है ताकि आप पढ़ लो, रिवाइज कर लो. अब यही बाकी रहा है कि तुम्हारे घर में आके तुमको बैठा के पढ़ाओ, होम ट्यूशन. बाकी मैंने अपनी तरफ से जितना था ट्राई किया है कि आपको दे दूं. अब तो रिवाइज कर ही लेना है ना. नेक्स्ट, जो आप लोगों की प्रोसेस होती है मेमोरी के अंदर, इट ऑल्सो हैज अ हीप सेक्शन. यस इट इज. व्हाट इज द यूज ऑफ हीप सेक्शन? टेम्पररी डेटा को, डायनामिकली डेटा को एलोकेट करना, कंटेन करना प्रोसेस प्रायोरिटी पॉइंटर स्केड्यूलिंग क्यू के अंदर, या फिर रियल टाइम यूज के लिए सीपीयू के. देखो हीप हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं घुस ही जाता है. हीप ना वो कहीं तो भाई कुछ तो है इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं पता क्या एनटीए को मजा आता है. हीप का क्वेश्चन या तो एल्गोरिथम से उठाएगा, डास से उठाएगा, इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम से उठाएगा, मतलब या डेटा स्ट्रक्चर से उठाएगा, कहीं ना कहीं से तो उठाएगा. पर हीप इंपॉर्टेंट है. और हीप जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी हीप की होती है डायनेमिक प्रोसेस में मेमोरी एलोकेशन करना, या डायनेमिक एलोकेशन ऑफ द मेमोरी करने में हीप काम आते हैं. हीप ट्रीज भी हमने पढ़े हैं, हीप सर्च भी, सॉरी हीप सॉर्ट भी हमने पढ़ा है. तो इंपॉर्टेंट है, हीप आता ही आता है. ठीक है ना, ये सरप्राइज एलिमेंट है, कहीं ना कहीं से घूम के आ ही जाएगा आपका. ये 4 सेक्शंस होते हैं. टेक्स्ट का सेक्शन होता है आप लोगों का मेजर, ठीक है ना, टेक्स्ट सेक्शन. फिर डेटा सेक्शन होता है आपका, हीप का सेक्शन होता है, और स्टैक सेक्शन होता है. ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स डेटा सेक्शन में रखते हो. टेम्परेरी डेटा जो भी है आप लोगों का, फंक्शन पैरामीटर्स हो गए, एड्रेसेस, रिटर्न एड्रेसेस, वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ये सारी स्टैक में हम रखते हैं. हीप सेक्शन के अंदर जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन है वो वाला पार्ट होता है, और जो टेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर तो ऑफकोर्स हम जो भी एक्टिविटी हमको करवानी है वो हम रखते हैं. ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, सॉरी डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी इन थ्रेड्स के ऊपर बात है. ये सवाल बढ़िया सवाल है, देखो मजेदार सवाल है. ये सवाल देखो और मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर होगा. देखो ये सेम कॉन्सेप्ट मेनी टू वन, वन टू मेनी, ये सारा कॉन्सेप्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम लोगों ने पढ़ा था. जहां पर कार्डिनैलिटी के ऊपर जब क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका मेनी इज टू मेनी होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है. उसी के अंदर मेनी इज टू वन या वन इज टू मेनी, और फिर उसके अंदर वन इज टू वन होता है. यहाँ पर उल्टा पूछा हुआ है. डेटा के अंदर या बेसिकली प्रोसेस के अंदर हमें डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी बतानी है थ्रेड के अंदर. तो 1:1 क्या होता है कि एक थ्रेड के लिए एक, सही है, एक थ्रेड के लिए एक कर्नल. इस तरीके से एक होता है कि मैम मल्टीपल यूजर के लिए आपके पास में एक कर्नल. ठीक है, यही होता है क्या? मैनी हमेशा किसके होते हैं? यूजर के होते हैं. सही बोल रहे हो क्यों? यूजर लेवल थ्रेड्स. मल्टीपल मैनी हमेशा यूजर के लेवल पे होता है. ये सही लिखा है क्या? मैं सही बोल रही हूँ कि स्टेटमेंट? पहले तो ये बताओ. अगर ये पता है तो काम खत्म है. अब जिसके अंदर ज्यादा कर्नल होंगे उसके अंदर आप मुझे सोच के बताना कि कॉन्करेंसी हाई होगी कि कम होगी. जिसके अंदर ज्यादा होंगे, तो बस यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा कि 1:1 में आपका मेनी इज टू वन से ज्यादा कॉन्करेंसी होगी, और फिर मेनी इज टू मेनी के अंदर कम होगी. देन अगर मैं बात करूं तो 1:1 के अंदर ज्यादा मेनी इज टू मेनी से और मेनी इज टू वन से, यानी कि आपके 1 और 2 करेक्ट आंसर है. ये आपका मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाला सवाल नहीं था. बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एनटीए ने इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स दिए थे, वही बोनस वाला सिचुएशन हुआ था इसका. हाँ कम होगी, वेरी गुड. ठीक है ना,
1 की बात हो रही है तो कर्नल की बात हो रही है। कम हमेशा कर्नल होंगे, ज्यादा हमेशा यूजर होंगे। मेनी वाला पार्ट यूजर को दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि मेनी इज टू मेनी, तो मेनी मेनी कर्नल्स, तो कॉन्करेंसी हाई नहीं हो सकती, लो होगी। Consider the following justifications for commonly using the two-level CPU scheduling. 2 level CPU scheduling के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है। It is used when the memory is too small to hold all the ready processes, because its performance is same as that of FIFO, because it facilitates putting some set of processes into memory and a choice is made from that, because it does not allow to adjust the set in the in core processes. तो लेवल CPU scheduling की बात हो रही है। देखो, अगर हम सब लोग देखें, इमेजिन करो कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वहां पर हम लोग सारी की सारी प्रोसेसेस को लेकर आते हैं और उसके बाद में सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। अब सिनेरियो ऐसा है कि हम सभी के सभी प्रोसेसेस को जब रैम के अंदर लेके आते हैं तो हम लोग रेडी क्यू उनका बनाते हैं और फिर उसके बाद में 1 बाय 1, क्योंकि हमारे पास तो यूनी प्रोसेसर सिस्टम है, सीपीयू तो हमारे पास में एक ही है, तो फिर एक एक करके सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करता है। अब ये कह रहे हैं कि 2 लेवल सीपीयू शेड्यूलिंग हम कब करते हैं? यूजुअली जब हमारे पास में जो हमारी मेमोरी है वो छोटी रहती है, उस सिनेरियो के अंदर हम सभी लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? 2 लेवल सीपीयू शेड्यूलिंग लगाते हैं, सो दैट जितने भी हमारे सारे के सारे रेडी प्रोसेसेस हैं उनको हम एक बारी के अंदर अगर होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम 2 लेवल के अंदर ये काम करते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही बोल रहा है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है आपके लिए कि इट्स परफॉर्मेंस इज सेम एज दैट फीफो। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, फीफो की जैसी नहीं होती है। एक्चुअली में ये आप लोगों का जो पूरा का पूरा प्रोसेसेस है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। एक पार्ट होता है इनका मेमोरी वाला पार्ट और एक होता है इनका रेडी क्यू वाला पार्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है वो भी रैम के अंदर रहते हैं। जैसे ब्लॉक्ड स्टेट भी यहीं पर रहेगा, रनिंग स्टेट भी एक्चुअली में यहीं पर है। तो हमारे पास में एक पार्ट हम लोग मेमोरी में डिवाइड कर देते हैं और एक पार्ट हम लोग डिवाइड कर देते हैं रेडी क्यू के अंदर, ठीक है ना। और फिर हम जो हमारा मेमोरी है उसमें से सिलेक्ट कर करके प्रोसेसेस को कहाँ पर लेकर आते हैं? कुछ प्रोसेसेस को हम इस रेडी क्यू में डालते रहते हैं। देखो, इट फेलिसिटेट्स putting some set of processes into memory and a choice from that is made। तो बेसिकली ये वाला जो कम्युनिकेशन है उसे हम थोड़ा और आसान करके इस तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं। इट डज नॉट अलाउ टू एडजस्ट इन कोर प्रोसेसेस, ऐसा नहीं है, इन कोर प्रोसेसेस डेफिनेटली हो जाता है। सही है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर देखो, यूजुअली जितनी भी प्रोसेसेस होती है या जितने भी आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिनकी परफॉर्मेंस के दौरान किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आता है, किसी भी तरीके से इन कोर हो या आउट ऑफ द कोर हो, किसी भी तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो हम फीफो से सॉल्व करते हैं। तो यूजुअली जब 2 लेवल सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं तो बच्चे के दिमाग में यही चीज आती होगी कि क्योंकि कुछ ना कुछ इशू आए, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, तो फीफो के जैसा ही इसका परफॉर्मेंस होता होगा। बट ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ठीक है ना। कई जगहों पर मैंने देखा है कि कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है, तो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है बट अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिसीज फॉर प्रिवेंटिंग डेडलॉक इन अ सिस्टम with mutually exclusive resources. Process should acquire all their resources at the beginning of the execution. If any resource is not available, all the resources acquired so far are released. ठीक है, आगे कह रहा है the resources are numbered uniquely and the processes are allowed to request resources in only increasing order. ठीक है, the resources are numbered uniquely, processes are allowed to request for the resources only in the decreasing resource number. The resources are numbered uniquely, the processes are allowed to only for resources with a resource number larger than its currently held resources. बहुत ही easy है क्वेश्चन, इतना कोई हार्ड नहीं है। देखो, बात ऐसी है कि मैम सभी की सभी बातें यहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अगर डेडलॉक को मुझे प्रिवेंट करना है, वैसे तो डेडलॉक लगने की 4 प्रिमिटिव कंडीशंस क्या क्या है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, नॉन प्रिम्पशन होना चाहिए, सर्कुलर वेट होना चाहिए और होल्डन वेट होना चाहिए। ये चारों की चारों चीजें जब एक साथ अराइज होती है तब डेडलॉक लग जाता है मैम। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक ऐसी चीज है जो एक हार्डवेयर प्रॉपर्टी है, ना तो हम इसको वायलेट कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करती है आपके हार्डवेयर सिस्टम के ऊपर। बच गई ये तीनों, इन तीनों के लिए हम ये सारी की सारी प्रोसेसेस यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर सभी लोग जाने तो हमारे पास में अगर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सबकी मैम हम एक नंबरिंग लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ऑर्डर सेम रहेगा रिक्वेस्टिंग का,
या तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिसोर्स नंबर में ही एलोकेशन होगा, डिक्रीजिंग में कर रहे हो तो डिक्रीजिंग में ही होगा। प्लस अगर मेरे पास में सारे के सारे रिसोर्सेज हैं जो मुझे यूज करने हैं, वो मेरे पास में अगर अभी तक नहीं है तो मैं काम करना शुरू नहीं करूंगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर मेरे पास में कोई रिसोर्स है जहां पर मेरे पास में 37 नंबर का रिसोर्स है जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो 37 से पहले जितने भी रिसोर्सेज मैंने ले रखे हैं एक्वायर किए हुए, वो मुझे लीव करने रहेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर सारे की सारी बातें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब एक था डेडलॉक का प्रिवेंशन और एक है डेडलॉक का अवॉइडेंस। देखो मैंने आपको एक ऑस्ट्रिच थ्योरम पढ़ाई थी, याद है क्या? एक ऑस्ट्रिच थ्योरम अपन ने पढ़ी थी, इफ यू रिमेम्बर। ऑस्ट्रिच क्या करता है, जब सैंड स्टॉर्म्स आते हैं तो वो क्या करता है, वो अपना सर सैंड ड्यून के अंदर डाल देता है। तो इससे होता क्या है, उसे पता ही नहीं लगता है कि कोई तरीके का स्टॉर्म आया था, तो ही टोटली इग्नोर्स इट, अवॉइड्स इट। हमारे पास में जितने भी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो मैं कह सकती हूँ मेन स्ट्रीम ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो सब किस पे बिलीव करते हैं? डेडलॉक अवॉइडेंस में ही। उनके लिए कोई प्रिवेंशन स्कीम नहीं होती, वो डेडलॉक अवॉइडेंस में, जैसे कि विंडोज हो गया आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, आपका iOS हो गया, हम सब किसको यूज करते हैं? इसी को यूज कर रहे हैं। अब ये क्या कहता है कि बेसिकली हम क्या मान रहे हैं कि सिस्टम जो है वो देख लेगा, जब होगा, जब कुछ देख लिया जाएगा, हमको कोई मतलब नहीं है, उस वाली सिचुएशन में ही चलता है। ठीक है, अगर डेडलॉक प्रिवेंशन की मैं बात करूं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? देखो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हम प्रिवेंटिव स्कीम्स लेके चल रहे हैं तो थ्रूपुट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कम हो जाएगा, कॉन्करेंसी भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस हो जाए। इसीलिए प्रिवेंटिव स्कीम्स जो है तो अच्छी, बचा के रख रही है, बट वही बात है, जैसे बीमा करवाते हो, इंश्योरेंस करवाते हो, हम इसलिए करवाते हैं कि कल को कुछ हो जाए तो, अब नहीं हो रहा है तो पैसा तो जा ही रहा है ना इंश्योरेंस कंपनी के पास में, वैसे वाला सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटीजियस एलोकेशन है, लिंक्ड एलोकेशन है, इंडेक्स्ड एलोकेशन है, मल्टी लेवल इंडेक्स्ड आपके एलोकेशन है, स्टोरिंग पॉइंटर्स। अच्छा मुझे एक बात बताना, हमने मेमोरी एलोकेशन बहुत सारा पढ़ा है, मैं ये बोल रही हूँ कि आपके पास में इस तरीके से एक मेमोरी सिस्टम है, इस मेमोरी सिस्टम को पहले से आपने क्या कर लिया है, पार्टीशन इसके पहले से कर दिए हैं, और पार्टीशन करने के बाद में आप जो भी आपके पास में ब्लॉक आ रहा है उसे आप क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से कंटिजियसली। कंटिजियसली का मतलब ये है, अगर इस ब्लॉक का जो साइज है वो है 100 KB का और मेरे पास में यहाँ पर 50 KB का है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि 50 इसमें डालूंगी और 50 इसमें डालूंगी। ये मुझे अलाउड होता है क्या? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि येस और नो करके बताइएगा। क्या ये करना मुझे अलाउड होता है क्या? या मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर ये 50 का है और ये 100 का है, कि नहीं मैम जो 100 KB का है सिर्फ उसी में हम लोग डाल सकते हैं, क्या ये अलाउड है? ये तो ऑफकोर्स अलाउड है ही। देखो दो तरीके के पार्टीशन स्कीम्स हमने पढ़े, वेरिएबल साइज और फिक्स्ड साइज। मैं ये कह रही हूँ कि देखो एक सिनेरियो तो सिंपल सा सिनेरियो होता है, 100 KB का ब्लॉक है जिसको मुझे मेमोरी के अंदर फिट करना है, और मेरे पास में इस तरीके से एक 100 KB का ब्लॉक था, मैंने फिट कर दिया। व्हाट इफ अगर मेरे पास में 100 KB का ब्लॉक ना हो, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि 50 इधर कर दिया और 50 इधर कर दिया? क्या ये अलाउड है मुझे? क्या ये मैं कर सकती हूँ? मैम आप ये कर सकते हो, पर किस में कर सकते हो? ये आप सिर्फ वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में कर सकते हो, फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग में हम ये कर सकते हैं क्या? नहीं मैम, हमारे पास में कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए फिक्स्ड साइज के अंदर, मतलब पूरा का पूरा डेटा एक ही ब्लॉक में शिफ्ट होगा, अगर नहीं है तो फिर फ्रेगमेंटेशन। कौन सा? एक्सटर्नल, सही, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब मान लो मेरे पास में ये 200 KB का है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 100 KB वाले को 200 में डाल दिए, तो इसमें भी कुछ स्पेस बच जाएगी, 100 KB की स्पेस बच जाएगी। ये है आप लोगों के लिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास में होता है एक फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग सिस्टम और एक होता है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग सिस्टम। जो फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग सिस्टम है इसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती ही होती है। क्या ये बात मैंने सही बोली है? फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग सिस्टम के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता ही होता है, सॉरी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता ही होता है। और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग के अंदर
एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, यही इसकी बेस्ट चीज है, बट हाँ यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। सही बोला है या उल्टा बोला है, क्या बोला है, जरा थोड़ा सा बताइएगा। मैम आपने ये बात बिल्कुल गलत बोली है, जो बच्चे करेक्ट बोल रहे हैं मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल गलत बात बोली है, यस नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ अश्विनी है जिन्होंने सही बात यहाँ पर मुझे लिख कर दी है। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग के अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होने के बिल्कुल चांसेस होते, बल्कि होते ही हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है जी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। प्लीज इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो आप लोगों की फिक्स साइज पार्टीशनिंग है ना, और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है, कंटीजियस है, नॉन कंटीजियस है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। हम कंटीजियस के अंदर ही फिक्स्ड और वेरिएबल की बात कर रहे थे, ओके होगा, ठीक है। अच्छा मुझे अब एक लास्ट चीज इसी से रिलेट कर रही है, इसीलिए पूछ रही हूं कि जो आपकी पेजिंग का कॉन्सेप्ट आया था, ये पेजिंग का कॉन्सेप्ट किसके लिए आया था? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए आया था कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए आया था? जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए आया है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज महापाप, कंटेजियस होगा तो होगा एक्सटर्नल, वेरी गुड, है ना जी। तो इतना क्या सोच रहे हो? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए पेजिंग का कॉन्सेप्ट आया था, इंटरनल तो हो सकती थी इसके अंदर, इसी वजह से टीएल भी आया था। ये पूरे सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ऑल्दो मैंने थोड़ी चीजें आपके साथ रिवाइज करी है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाता है। कंटीजियस एलोकेशन है, लिंक्ड एलोकेशन है, इंडेक्स्ड एलोकेशन है, ये तीनों के तीनों एलोकेशन ही आप लोगों के सेम बिरादरी में ही बिलोंग करते हैं। दिस स्कीम सपोर्ट्स वेरी लार्ज फाइल्स है, दिस टेक्निक सपोर्ट्स ओनली सीक्वेंशियल फाइल्स है, नंबर ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड टू एक्सेस फाइल इज मिनिमल है। देखो अगर मैं बात करूं तो जो कंटीजियस एलोकेशन होता है उसके अंदर जो आप लोगों के फाइल एक्सेस होंगे वो मिनिमम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे मिनिमम? ऑब्वियस ही बात है मैम कि आप जो है क्या करना चाह रहे हो, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन आपने किया है तो आपके एक के बाद ही फॉलो करेगा ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, तो इसीलिए मिनिमल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यानी कि ए का हो जाएगा 3, जब ए का हो जाएगा 3 तो आप लोगों के सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत चॉइस एलिमिनेशन भी लगाएंगे सो दैट जल्दी आंसर हम लोग निकाल सके। चलिए आगे का देखो, नेक्स्ट कह रहा है आप लोगों के लिए कि ये स्कीम बहुत ही ज्यादा लार्ज फाइल्स को सपोर्ट करती है। अगर लार्ज साइज की फाइल होती है, देखो इंडेक्सिंग हम कब करते हैं? जब मैम आपके पास में फाइल है और उस फाइल के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेस इंप्रूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं स्पीडी एक्सेस हो जाए, तो हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग हमेशा क्रोनोलॉजिकल होता है, सीक्वेंशियल इन नेचर होती है, तो हमारे पास में क्या फायदा हो जाता है, सॉर्टेड है ना, कि हम लोग जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस स्पार्स इंडेक्स बना रहे हो, डेंस इंडेक्स बना रहे हो, बट ये डेफिनेटली है कि मैम नंबर ऑफ एक्सेस हमारे डिक्रीज हो जाएंगे इंडेक्सिंग के बाद में। वहीं पर अगर मैम बहुत लार्ज इंडेक्स फाइल बन रही है तो ये भी कोई मतलब तो है नहीं, पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्राइमरी इंडेक्सिंग लगा सकते हैं, क्योंकि सॉर्टेड फाइल है उस पर हम प्राइमरी इंडेक्सिंग लगा देंगे और एक और लेवल की इंडेक्सिंग कर देंगे, तो इससे क्या होगा, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग हो जाएगी। तो अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग कर सकते हैं, यानी कि डी का हो जाएगा 1। तो देखो ए का 3 और डी का 1 दोनों ही ऑप्शन के अंदर है। अब बात ये आ जाती है नेक्स्ट, देखो दिस एलोकेशन टेक्निक सपोर्ट्स ओनली सीक्वेंशियल फाइल, ओनली सीक्वेंशियल। अगर हम लोग लिंक्ड लिस्ट की बात करें तो वहां से भी हमको हिंट मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ लिंक्ड लेवल पर काम करेगी, सीक्वेंशियल नेचर के अंदर काम करेगी आपकी लिंक्ड एलोकेशन। और इंडेक्स एलोकेशन जिसके अंदर हम लोग मैक्सिमम वेस्टेज ऑफ स्पेस इन स्टोरिंग पॉइंटर्स, ये किसके अंदर होता है, इंडेक्स के अंदर। इंडेक्सिंग के अंदर एक ही डिसएडवांटेज होता है, वो यही होता है कि पॉइंटर्स को स्टोर करने के लिए हमें अलग से स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, और ये भी कहाँ पे जाती है, रैम के अंदर ही जाती है, जिसकी वजह से आपका थ्रूपुट डिक्रीज हो सकता है। बस यही चीज है जो इसमें खराब होती है, बाकी सब अच्छी चीज है। तो इस अकॉर्डिंग आंसर आप मैच कर लीजिएगा।